बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पास्ट इंडेफिनिट की हमारी क्लास चल रही है और प्रीवियस लेक्चर में मैंने मुकम्मल आपको पास्ट इंडेफिनिट समझा दिया था। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह लेक्चर को सुना होगा और पास्ट इंडेफिनिट आपको समझ आ गया होगा। आज हम पास्ट इंडेफिनिट की एग्जांपल लेके आए हैं। जैसे मैंने प्रेजेंट डेफिनिट पढ़ाया था, उसके बाद उसकी एग्जांपल लेके आया था, इसी तरह मैं पास्ट इंडेफिनिट की एग्जांपल लेके आऊँगा। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते तो वो चीज़ अच्छी तरह याद नहीं होती। ठीक है, तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट की एग्जांपल लेके आएंगे। प्रेजेंट डेफिनिट में हमने दो हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे, डज और डू। और आज जो है हम पास्ट इंडेफिनिट की एग्जांपल लाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट में हमने जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था वो था डिड। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग का लेक्चर मैंने दिया था SVO का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ 15 मेन हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे और जब आपके 15 हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके तमाम के तमाम टेंसेस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंशाल्लाह ताला आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 में से हमने 3 पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बाकी रह गए हैं 12 आपके हेल्पिंग वर्ब रह गए। तो जैसे ही वो कंप्लीट होंगे हमारे सारे के सारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की एग्जाम्पल्स। इट रेन्ड वेरी हैवीली लास्ट नाइट। तो स्टूडेंट ये सेंटेंस है, इसमें इट जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो है। ठीक है, रेन इसमें वर्ब और ये बाकी जितना भी है यहाँ से लेकर ये सारा जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने फिक्रों की तरतीब यही सीखी थी कि पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का तर्जमा करना है। कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी। इट रेन, बारिश हुई थी। वेरी हैवीली, बहुत तेज। लास्ट नाइट, कल रात। ठीक है, कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी। इट रेन वेरी हेवीली लास्ट नाइट। सेकेंड सेंटेंस, ही केम टू मी यस्टरडे। ही सब्जेक्ट है, केम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये वर्ब है और ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट में आता है। वो कल मेरे पास आया था। इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, वो कल मेरे पास आया। मैंने आपसे बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट के लास्ट में अलिफ, छोटी ए या बड़ी ए के अल्फाज आते हैं, या ता, था, थी, ते, थे के अल्फाज आते हैं उर्दू में। ठीक है, तो आया था या वो कल मेरे पास आया, अगर यहाँ भी सेंटेंस उर्दू का ख़त्म हो जाए तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आपने इसका ट्रांसलेट करना है। He came to me yesterday, वो कल मेरे पास आया था। I took him to the hospital. took ये सेकंड फॉर्म है टेक की, टेक, टुक और टेकन। मैं उसे अस्पताल ले गया या मैं उसे अस्पताल ले गया था, तो तब भी ये इसी तरह ट्रांसलेट करना था। I took him, मैं उसे ले गया, to the hospital, अस्पताल में। टीचर पनिश्ड मी, टीचर पनिश्ड मी, उस्ताद साहब ने मुझे सजा दी। अब साहब जो मैंने पहले आपसे बताया था कि टीचर का तर्जुमा है उस्ताद, साहब हमने एहतरामन साथ लगाया है तो इसलिए इसका हमने उर्दू में उस्ताद साहब लिखा है। टीचर पनिश्ड मी, उस्ताद साहब ने मुझे सजा दी। सेकंड फॉर्म है पनिश्ड, पहली फॉर्म पनिश है, थर्ड सेकंड और थर्ड में ईडी का इजाफा कर देंगे। बहुत सारी ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब आती हैं जिसमें आखिर में ईडी का इजाफा करते हैं तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, लेकिन जब सेकंड फॉर्म भी के स्पेल एक हो और थर्ड फॉर्म के भी स्पेलिंग एक हो तो उसको आपने कैसे जानेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? तो थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म जब इस्तेमाल की जाएगी
उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आता है, और जब सेकंड फॉर्म होगी तो उससे पहले सब्जेक्ट आता है। बस ये जो है आप जहन में रखें। कभी भी आपसे कोई पूछता है कि ये थर्ड फॉर्म है कि ये सेकंड फॉर्म है, तो जहन में रखना है कि जब भी थर्ड फॉर्म होगी उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, कोई कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, ठीक है, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, ये कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इनमें से लाजमी आएगा। आई मेट विद हिज फ्रेंड, मैं उसके दोस्त से मिला था। मेट सेकंड फॉर्म है मीट की, विद हिज फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट में आएगा, सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इट रेन्ड डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर अलग-अलग लिखना है, डे अलग लिखना है आपने और बिफोर अलग लिखना है, डे और बिफोर ये अलग लिखने हैं। डे बिफोर यस्टरडे, एक तो होता है यस्टरडे जो कल गुजरा है दिन, अगर कल से पहले से जो दिन गुजरा है यानी कि परसों, उसको हम कहेंगे परसों का दिन। डे बिफोर यस्टरडे यानी कि 2 दिन पहले बारिश हुई थी। इट रेन डे बिफोर यस्टरडे, परसों बारिश हुई थी। नेगेटिव सेंटेंस आ गया है, और सलमा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे, सलमा ने कल गाना नहीं गाया था। और डिड नॉट, याद रखें डिड नॉट जब भी सेंटेंस में आएगा आपने कभी भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी है। मैंने अक्सर ऑफिस में देखा है, बहुत से जो होते हैं मैनेजर लेवल के लोग भी, वो भी डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर देते हैं, गलती से कर देते हैं, और बाद का वो ईमेल लिखते हैं और डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म चली जाती है। लेकिन अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो याद रख लीजिए कभी भी आपने डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी है। ठीक है, डिड नॉट का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी, ये हमेशा ज़हन नशीन रखना है। डिड नॉट सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई डिड नॉट टीच देम इंग्लिश, मैंने उन्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई थी। डिड नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टीच, सेकंड इसकी टॉट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी टॉट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है, डिड ही स्टडी डेली इन द समर वेकेशन, क्या वो गर्मियों की छुट्टियों में रोजाना पढ़ता था। जब डिड स्टार्ट में आ जाएगा तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, डिड पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करना है उसके हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आइएगा, और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपने जरूर डालना है। आप वहां क्यों गए थे, Why did you go there? अब ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है, W फैमिली आ गया है, WH फैमिली। ठीक है, WH फैमिली आ जाए तो उसका तर्जुमा आपने डेट से भी पहले करना है, कोई परेशान की जरूरत नहीं है। Why did you go there? आप वहां क्यों गए थे। What did you do yesterday? What did you do yesterday? तुमने कल क्या किया था। अब मैंने आपसे बताया था कि व्हाट आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के अंदर जब फिक्रा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो। देखिए, तुमने कल क्या किया था, किया का लफ्ज जब सेंटेंस के अंदर आएगा उर्दू के सेंटेंस में तो फिर फिक्रा वर्ड से शुरू होगा। अगर शुरू में आता क्या तुमने किया था, क्या तुमने काम किया था, ठीक है, तो फिर फिक्रा हमने डेट से स्टार्ट करना था। लेकिन इसमें सब्जेक्ट बाहर आ गया और क्या का लफ्ज फिक्रे के अंदर आ गया, तो इसलिए हमने फिक्रा वर्ड से शुरू किया, ये ज़हन में रखिएगा। What did you do yesterday? तुमने कल क्या किया था। Why did the laborers took out a procession? मजदूरों ने जुलूस क्यों निकाला। लेबर्स ये इसमें सब्जेक्ट है, took out ये पूरे का पूरा ये वर्ब है, a procession ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ। ठीक है, डिड यू वेट फॉर मी, क्या आपने मेरा इंतजार किया। डिड यू वेट फॉर मी, क्या आपने मेरा इंतजार किया। आई डिड नॉट एक्ट अपॉन हिज एडवाइस, मैंने उसकी नसीहत पर अमल नहीं किया। अक्सर ये स्टूडेंट गलती करते हैं कि एडवाइस और एडवाइस, ठीक है, इनमें डिफरेंस नहीं रखते। जब CE आखिर में आए तो ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा,
जब एस ई आखिर में आए तो ये एज ए वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। जैसे इसमें एज ए नॉन इस्तेमाल हुआ है, अगर एस ई होता तो ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होना था। मैंने उसको नसीहत की, आई एडवाइज्ड हिम, ठीक है, तो उसमें हम एस ई डी लगाएंगे, एडवाइज्ड हिम। मैंने उसकी नसीहत पर अमल नहीं किया तो फिर ये एडवाइस आएगा सी ई। ये ज़हन में रखना है, ए डी बी आई सी ई एडवाइस ये नॉन के तौर पर इस्तेमाल होगा, ठीक है, और ए डी बी आई एस ई ये एज ए वर्ब इस्तेमाल होगा, ठीक है, ज़हन में रखना, ये बात बोलनी नहीं है। डिड यू रिसीव माई लेटर, क्या तुम्हें मेरा खत मिला था। वाई डिड यू पनिश हिम, आपने उसे सजा क्यों दी। इसमें WH फैमिली आगे, ठीक, डबल इंट्रोगेटिव, डिड को हमने बाद में लिखा है, WH फैमिली पहले लाए। आई डिड नॉट लुक आफ्टर हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई की देखभाल नहीं की। इसमें जो वर्ब है वो है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर देखभाल करना, ठीक है, ये इकट्ठा आता है, लुक आफ्टर देखभाल करना। हाउ डिड यू कैरी सो मच लोड, तुमने इतना वजन कैसे उठाया। जब फिक्रे में कैसे का लफ्ज आए तो फिक्रा हाउ से आपने स्टार्ट करना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के मुताबिक फिर लगाना है। होम डिड यू इंजेक्ट यस्टरडे, आपने कल किसको टीका लगाया था, ठीक है, इंजेक्ट इंजेक्शन लगाना, ठीक है। होम किसको, होम किसको, जब फिक्रे में किसको का लफ्ज इस्तेमाल आए उर्दू में तो आपने होम से फिक्रा स्टार्ट करना है। When did he reach कराची, वो कराची कब पहुंचा। जब फिक्रे में कब का लफ्ज इस्तेमाल आए उर्दू में तो फिर हमने फिक्रा when से स्टार्ट करना है। When did he reach कराची, ठीक है। जब का लफ्ज आए तब भी हमने when से फिक्रा स्टार्ट करना है, कब का लफ्ज आए तब भी हमने when से फिक्रा स्टार्ट करना है। Did she reach her home safe and sound, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड से फिक्रा स्टार्ट हुआ है। रीच इसमें वर्ब है। क्या वो अपने घर खैरियत से पहुंच गई थी। ये दो 22 और 23 जो दो सेंटेंस हैं ये अच्छी तरह आपने समझने हैं। Who read my letter, यहाँ पर read जो है ये सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हालांकि फिक्रा जो है WH फैमिली से शुरू हो रहा है, लेकिन आपने ये एक्सेप्शनल केस जहन में रखना है कि जब हु से फिक्रा स्टार्ट हो तो फिर आपने आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन तो जरूर लगाना है, लेकिन जो सेंटेंस है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से लिखा जाएगा। ये सिर्फ हु की सूरत में जब सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। Who read my letter, मेरा खत किसने पढ़ा था। Who knocked at the door, इसमें के साइलेंट है। Who knocked at the door, दरवाजा किसने खटखटाया था। ये knock सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट वर्ब नहीं है। हालांकि हमने पीछे कानून जो पढ़ा है, अगर आखिर में सवालिया निशान आए, साइन ऑफ इंटरोगेशन आए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हु की सूरत में ये एक्सेप्शनल केस है, हु के साथ हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, हु के साथ सेकंड फॉर्म लगानी है। She suffered a lot due to a tiny mistake of her husband, इसको टीनी नहीं पढ़ेंगे, टाइनी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये भी थोड़ा सा सेंटेंस लॉन्ग सेंटेंस है, लंबा सेंटेंस है। इसमें मैं आपको बता दूं ये सब्जेक्ट है, सफर्ड इसमें वर्ब है और ये यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक हस्बैंड तक ऑब्जेक्ट है। तो तरतीब वही है स्टूडेंट कि पहले हमने सब्जेक्ट का तर्जमा करना है, फिर वर्ब का करना है, फिर ऑब्जेक्ट का तर्जमा करना है। उसके शोहर की एक छोटी सी गलती की वजह से उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। She suffered a lot due to a tiny mistake of her husband. He gave away all the wealth he had. He gave away all the wealth he had.
उसने अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में बांट दी। गेव अवे, गेव अवे होता है कि डोनेट कर देना, आपके पास जो चीज़ है उसको डोनेट कर देना, ये गेव अवे। तो अवे, ये गेव जो सा है ये वर्ब है, ये इसके साथ इसके मीनिंग में इजाफा करता है, ठीक है। गेव अवे, अगर हम इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो गिवन अवे आ जाएगा, पहली फॉर्म लगाएंगे तो गिव अवे आ जाएगा, ठीक है। अवे को आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको आपने चेंज करना है, ठीक है। ही गेव अवे, उसने डोनेट कर दी, उसने बांट दी, ऑल दी वेल्थ, अपनी सारी दौलत, ही हैड, जो वो रखता था, उसने अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में बांट दी। शी पुट सम मनी aside to use in the hard time. She put some money aside to use in the hard time. उसने मुश्किल वक्त के लिए कुछ पैसे एक तरफ रख दिए। She put, उसने रख दिए, some money, कुछ पैसे, aside, एक तरफ, to use, इस्तेमाल करने के लिए, in the hard time, मुश्किल वक्त में। तो स्टूडेंट इसमें जो असाइड इस्तेमाल हुआ है, ये इसी तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गेव अवे इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह पुट असाइड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने फिक्रे की जो खूबसूरती थी वो इसी तरह थी कि जो असाइड हम यहाँ पर लगाते, पुट सम मनी असाइड, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, शी पुट असाइड सम मनी, ठीक है, तो भी फिक्रा ठीक होगा। लेकिन फिक्रे की जो खूबसूरती है वो इसी तरह होगी। बताने का मकसद ये है कि जो वर्ब के साथ कोई लफ्ज इस्तेमाल होता है जो उसके मीनिंग में इजाफा करता है, मीनिंग को तब्दील कर देता है, वो इस तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं कि पहले आपका वर्ब आया और फिर उसके साथ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके मीनिंग में इजाफा करने के लिए वो थोड़ा सा आगे जाकर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। शी put some money aside to use in the hard time, ठीक है, उसने मुश्किल वक्त के लिए कुछ पैसे एक तरफ रख दिए। After a long meaningless argument they got silent. स्टूडेंट इसमें आप एक चीज देखें कि आफ्टर अ लॉन्ग मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट, ये ऑब्जेक्ट है। कुछ जब हम आते हैं राइटिंग की तरफ आते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस हमें लिखना पड़ते हैं कि पहले हमें सब्जेक्ट को लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट दे गॉट साइलेंट। तो स्टूडेंट, आफ्टर अ लॉन्ग मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब सेंटेंस की हमने तरतीब तो ये पढ़ी थी कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसमें पहले ऑब्जेक्ट आ गया है। इस किस्म के भी जब फिक्रे आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये हमने कॉमन लगा दिया, इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। फिक्रे की जो खूबसूरती थी वो इसी तरह ही बनती थी। आफ्टर अ लॉन्ग मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट दे गॉट साइलेंट, ठीक है। एक तवील बेमानी बहस के बाद वो खामोश हो गए। लॉन्ग मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट, तवील बेमानी बहस, ठीक है, आर्ग्यूमेंट बहस। दे गॉट साइलेंट, साइलेंट खामोश हो गए। ये इसमें सब्जेक्ट आया, ये इसमें वर्ब आया, ये भी ऑब्जेक्ट है, और यहां से लेकर यहां तक आर्ग्यूमेंट, ये भी ऑब्जेक्ट है। आखिरी सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं इस एग्जांपल्स का, पास्ट इंडेफिनिट की। डिड ही आस्क यू टू पुट एनी एफर्ट इन हिज वर्क? क्या उसने आपको अपने काम में कुछ मेहनत करने को कहा था? डिड स्टार्टिंग में आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, हेल्पिंग वर्ब आया है, ही इसमें सब्जेक्ट है, आस्क इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाकी सारे का सारा ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, हमने आज मुख्तलिफ एग्जाम्पल जो सी थी पास्ट इंडेफिनिट की ली हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि इन एग्जाम्पल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोकेबलरी फ्राहम करूँ, और जितनी ज़्यादा आपके पास वोकेबलरी होगी
और ग्रामर का आपको इस्तेमाल आता होगा तो इंशाल्लाह ताला आप ना राइटिंग में आपको मसला होगा, ना आपको स्पीकिंग में मसला होगा, ठीक है, और ना लिसनिंग में मसला होगा, ठीक है। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी होनी चाहिए और मैंने कोशिश की है, जितनी आज मैंने एग्जांपल्स आपको पास्ट इंडेफिनिट की पढ़ाई है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी पहुंचे। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा है तो आप इसको दूसरों को भी शेयर करें और इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल जाबर खान इंग्लिश को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर हैं, आपको बर वक्त मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपको मैं सिखाने वाला हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा हम टेंस इंशाल्लाह फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।